आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करते हैं। वो अध्याय है 15 अर्थात 15 है ना। अध्याय का नाम है, देखिए कितना रोचक, बहुत मौजिला है कि नहीं। लोकतंत्र में, कहाँ? लोकतंत्र में जन सहभागिता। लोकतंत्र में जन सहभागिता, अब इसके मतलब समझते हैं एक करके। लोकतंत्र, लोक पहले तो हम लोग समझिए, लोक माने होता है जनता, जन, क्या? जन माने जनता, ठीक है। और तंत्र माने सिस्टम, उसका व्यवस्था। अब इसको अगर हम कहें लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जनता द्वारा। किसके द्वारा? ये है जनता, जनता द्वारा, जनता के लिए, है ना। जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था। अर्थात जनता ने अपना शासन बनाया है, अर्थात जनता अपना सरकार बनाया है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र, ठीक है। अगला है जन सहभागिता, अर्थात जनता की इसमें भागीदारी, जनता की भागीदारी। जन सहभागिता मतलब जनता की, समस्त जनताओं की भागीदारी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, ये आपका जो है लोकतंत्र में जन सहभागिता का मतलब समझ गए होंगे कि हमारा जो है लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन को क्या कहलाता है? शासन व्यवस्था ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतंत्र कहलाता है ना। और जन सहभागिता बोला मतलब जनता की संपूर्ण भागीदारी होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी इसमें सरकार बनाने में जनता का ही संपूर्ण भागीदारी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। ये जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अर्थात नहीं तो आइए पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है, अपना तो पढ़ना ही है ना। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हमने भारत की राजनीतिक संस्थाओं के कार्यप्रणाली को समझा। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को, भारत संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक, क्या? लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी दूसरी राजनीतिक व्यवस्थाओं से अधिक होती है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से अधिक होती है। अब इसके मतलब आपको समझ में आया नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ नहीं आया। तो कहा यह जा रहा है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, में जनता के भागीदारी दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से अधिक होती है। अब समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब, मान लो यहाँ राजतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र। अब आप ये बताइए कि राजतंत्र में जनता की भागीदारी ज़्यादा होगा या लोकतंत्र में? तो आप स्पष्ट कह देंगे कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होगा, राजतंत्र में नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में भी जनता की भागीदारी के तरीके और प्रक्रिया अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए भारत में संपूर्ण जनता का भागीदारी होता है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र तो है, लेकिन जनता का संपूर्ण रूप से जो है उसमें योगदान नहीं होती है, ठीक है, कहीं न कहीं कमी होती है। आइए देखते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में लोग सहभागिता किस प्रकार करते हैं। जन सहभागिता के माध्यम से, यानी माध्यम के रूप में मतदान, दबाव समूह और मीडिया की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम भारत की राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेंगे। हम स्वतंत्र भारत में
मतदान व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या है मतदान से संबंधित बातें, है ना। देखिए, आइए देखते हैं मतदान, मत का दान यानी अपना मत यानी किस में आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या और क्यों है ये मतदान। मत कहने का मतलब आप किसी भी चर्चा अगर बात होता है, जैसे आपकी सहमति कि हम यह शासन चुनेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास बीजेपी कांग्रेस दो प्रकार के हैं, तो आपका जिसमें मर्जी हो, कहने का मतलब आपका मत मतलब मर्जी, आपका जिसमें मर्जी हो, जिसको आप शासन बनाना चाहते हैं आप उसे बना सकते हैं, वो आपका मर्जी के ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये आपका मर्जी पर निर्भर करता है, आप जिसको चाहें उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला, आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुनते। प्रतिनिधि मतलब विधायक समझ लीजिए, ठीक है। जिसे राजनीतिक दल के पास प्रतिनिधियों का बहुमत होता है ना, वह सरकार बनाता है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने मतदान का अधिकार दिया जाता है। यह माना जाता है कि जितने अधिक लोग किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में मत देंगे, उस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही अधिक लोकतांत्रिक होगी, ठीक है। अधिक लोगों का सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना लोकतंत्र का एक मानदंड है। भारतीय संविधान में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर थी, वह अपने क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मत दे सकता था। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि देश का युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाए। लेकिन क्या सभी योग्य मतदाता मतदान में भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा पहले 21 वर्ष था जो वोट डालने का अधिकार, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। ये एकदम विशेषतः आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ इसके प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। मतदान की प्रक्रिया आइए देखते हैं। मतदान प्रक्रिया, आपने अध्याय 12 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार में निर्वाचन आयोग के विषय में अध्ययन किया है, बिल्कुल आपने किया है। और अब यह निर्वाचन संबंधी कुछ बातों का अध्ययन करते हैं। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, है ना, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों के अधीन होते हैं, है ना। जितने भी निर्वाचन अधिकारी हैं वो सब किसके अधीन होते हैं, नियमों के अधीन होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। आगे आइए देखते हैं फिर क्या है मतदाता सूची। आइए जानते हैं इसमें क्या है। मतदाता सूची यानी संसद, विधानसभा तथा स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि संसद दिल्ली में, विधानसभा हर राज्य में तथा स्थानीय निर्वाचन जैसे हर जिला, उसके बाद हर गांव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक हर प्रदेश में, है ना, सभी का
क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होगा। कहने का मतलब आपके गांव में कभी अगर आपने चुनाव के समय अगर वहाँ होंगे तो आप देखे होंगे कि हर स्कूलों में मतदान करने का एक केंद्र बनाया जाता है और सभी गांव वाले लोग उसमें मत डालने जाते हैं। ठीक है, तो नामावली मतलब नामजद किया जाएगा कि इस स्कूल में वोट डाला जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय है। अब देखिए आगे है कि किसी नागरिक को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी नागरिक को केवल धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, है ना, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, इस तरह से कई धर्म के अलग अलग धर्म, है ना, धर्म, मूल वंश, जाति, चाहे कितनों भी जाति वाले हों, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी को धर्म या जाति या वंश या लिंग के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता, सबको समान रूप से एक मानव जाति के रूप में। ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की है मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। चित्त विकृति मतलब जो पागलपंथी, पागल लोग, अपराधी, है ना, भ्रष्ट तथा अवैध आचरण आधार पर मतदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। देखिए, मतदाता को अयोग्य घोषित कब किया जा सकता है? चित्त विकृत, जब वो पागल है, अपराधी है, भ्रष्ट है तथा अवैध आचरण के आधार पर मतदाता को जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि मतदाता को कब अयोग्य घोषित किया जाता है, तो आप बताएंगे कि जो पागल होगा तो उसे भी मतदाता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अपराधी, भ्रष्ट, अवैध आचरण वाले लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन का जो भी प्रक्रिया होगा, पहले उसका सूचना का जो है अधिसूचित जारी करने का अधिकार ऑथराइज किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। यानी निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र, और उम्मीदवारों को क्या दिया जाता है? नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है। कि देखिए, आप देखे होंगे कि जब आप किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए लगभग 8 से 10 दिन आपको समय दिया जाता है कि आप परीक्षा फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका जो है परीक्षा होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो जितने भी विधायक हैं वो विधायक का अपना फॉर्म भरेंगे, 8 दिन का समय मिलेगा, वो लोग का जो है फॉर्म में नाम आ जाएगा, फिर कि हाँ हम विधायक हैं। भाई देखिए, कोई भी विधायक बनने से पहले उसमें जो है सारा चीज़ें, नाम, गांव, पूरा, उसके लिए नामांकन पत्र भरेंगे तब ना उसको नाम पत्र मिल जाएगा, तभी उसके पास आधार है। नहीं तो ऐसे ही चुनाव लड़ने से वो थोड़ी ना कुछ होगा। पहले उसको क्या किया जाता है? नामांकन पत्र दिया जाता है। जब नामांकन पत्र दाखिल हो जाता है और वो उसका नाम आ जाता है, ठीक है, तो ये फार्म भरने का समय उनका होता है। ठीक है, मूल रूप से अगर मान लीजिए वो विधायक तो है, मान लीजिए अगर वो फार्म नहीं भरा तो आप उसको जो है किस आधार पर वोट देंगे? वो तो वोट देने लायक ही नहीं रह गया, क्योंकि उसका ना कोई नाम गांव है, तो कहाँ वो वोट लेके जाएगा? इसलिए वो उसका सूची में नाम ही नहीं होगा और उसका कोई, कहा जाए तो कोई जो है चिन्ह ही नहीं होगा, तो आप वोट क्या देंगे? जिसका नाम होगा उसी का आप दे पाएंगे। तो ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। आपने जो फॉर्म भरा और आप फॉर्म भरा तो आपका नाम आ गया, प्रवेश पत्र आ गया, लेकिन जो व्यक्ति अगर फॉर्म भरेगा नहीं उसका प्रवेश पत्र आएगा? कभी नहीं, है ना। इसलिए तो आइए देखते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की, है ना, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी,
अंतिम तिथि के बाद ना, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है। नामांकन में गड़बड़ी अगर पाई जाने पर नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा, अर्थात रद्द किया जाएगा। उम्मीदवार को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा नाम वापसी क्या बात है। देखिए, नाम वापसी यह है, मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए और फिर बीच में आपको लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं फॉर्म भरता हूँ, तो आपको अपना फॉर्म को वापस लेने के लिए 2 दिन समय दिया जाता है। तो आपका मन हो गया कि नहीं, मैं नहीं इस बार विधायक में फॉर्म भरूंगा, मैं वापस ले लेता हूँ अपना नाम, तो आप वापस ले लेते हैं। बस यही बात तो है, बाकी कुछ है ही नहीं है इसमें, ये तो जीरो है। चलिए आगे बात करते हैं ना। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। निर्वाचन अधिकारी, ध्यान रखना, निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों के, अर्थात जो विधायक के नाम जो है नामांकन भर दिए हैं उनका, उम्मीदवारों की अंतिम सूची कौन जारी करता है? निर्वाचन अधिकारी जारी करता है। तथा गैर मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जैसे निर्दलीय रूप से कोई खड़ा हुआ है तो उसका भी निर्वाचन का जो चुनाव चिन्ह आवंटन ये सब कौन करेगा? निर्वाचन अधिकारी ही। नाम वापसी की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम, है ना, नाम वापसी की अंतिम तिथि, मान लो 2 दिन की नाम वापसी होता है, तो नाम वापसी की अंतिम तिथि, जैसे मान लीजिए कल और आज है, तो आज अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन समय दिया जाता है। कितने दिन समय दिया जाता है? 14 दिन दिया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता सुनिश्चित तय करता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता सुनिश्चित कर देता है कि इस समय आप किसी भी सरकार के रूप में कोई भी योजना नहीं जो है ऐलान कर सकते हैं, न बनाने के लिए कोई योजना के लिए पैसा फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आचार संहिता लागू हो चुका है। ठीक है, देखिए, चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए चुनाव 31 तारीख को है, तो 2 दिन पहले, कहने का मतलब ये 29 तारीख को प्रचार करना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों बंद हो जाएगा? 48 घंटा पहले बोल दिया, इसलिए बंद हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। मतदान के बाद मतपेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। सुरक्षित स्थान पर क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। ठीक है, सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। पहले से निर्धारित तिथि पर मतगणना की जाती है तथा सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद नोटा बटन के बारे में आज जानते हैं। निर्वाचन में पारदर्शिता लाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिसे चित्र 15.1 में दिखाया गया है। इसमें मतदाताओं के नाम चुनाव चिन्ह के साथ अब एक और बटन जोड़ा गया है, जिसे नोटा बटन कहते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तब कर सकते हैं। इसे 2013 में प्रारंभ किया गया। यह बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे दिया जाता है। कहने का मतलब आपके पास ए और बी 2 उम्मीदवार खड़े हैं, माने यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस। तो आप व्यक्ति हैं, है ना, जब आप व्यक्ति हैं तो आपको वोट डालने का इच्छा ये दोनों में नहीं है, ये दोनों को वोट देने का इच्छा नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो आप जा करके और उसके नोटा बटन को दबा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये नोटा बटन भी दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पता लगे कि कितने लोग ये दोनों के सहमति में नहीं हैं। तीसरा मतलब पार्टी का जुगाड़ कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है ना, देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त मतदान।
हम किसी उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। यानी गुप्त मतदान में क्या बोला कि हम किसी उम्मीदवार को मत दे रहे हैं या किसी को भी पता नहीं चलता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हो या बैलेट पेपर द्वारा किया गया हो, उसे गुप्त मतदान कहते हैं। गुप्त मतदान किसे कहते हैं? हम किसी उम्मीदवार को मत दे रहे हैं, यह किसी को भी पता नहीं चलता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हो या बैलेट पेपर द्वारा किया गया हो, उसे गुप्त मतदान कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान अर्थात अप्रत्यक्ष मतदान के विषय में आपने राजनीति के अध्यायों में पढ़ा है, राइट टू रिकॉल, है ना। अप्रत्यक्ष मतदान के विषय में अपने राजनीतिक अध्याय में पढ़ा। देखिए क्या होता है अप्रत्यक्ष कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति को चुनना है तो जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू रिकॉल, यह स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, यहाँ पे लगता है राइट टू रिकॉल। तो यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच या पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जो है अवश्य रूप से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम अगले दिन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दे दूं, और वो क्वेश्चन कौन कौन है आप यहाँ से देखिए। पहला क्वेश्चन, गुप्त मतदान किसे कहते हैं? पहला, ठीक है। दूसरा, राइट टू रिकॉल किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद तीसरा है, निर्वाचन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। बस ये निर्वाचन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ है ये वाला क्वेश्चन।